Hello friends, after the morphology of the flowering plant, पुष्पी पादपों की आकारिकी के बाद में we are going to talk about the anatomy of the flowering plant. हम लोग पुष्पी पादपों की शारीर के बारे में बात करने जा रहे हैं। शारीर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर को इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में शारीर। ओके, अब इसमें यदि हम मेंढक को काटकर इधर से देखते हैं, अभी मेंढक को आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। तो आपने यहाँ से उसको काटा, दोनों खाल को इधर कर दिया, तो अंदर आपको क्या दिख रहा है? हार्ट दिख रहा है, लंग्स दिख रहा है, लिवर दिख रहा है, किडनी दिख रही है, स्टमक दिख रहा है। वो एनाटॉमी हो गई। यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के एक्सटर्नल फीचर्स को अध्ययन करना एनाटॉमी हो गया। और अगर उसके सेक्शन को काटा आपने और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो फिर हम उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी को हिंदी में कहते हैं औतकी। ओके, तो डिफरेंस होता है। They are not mentioned anywhere else in our NCERT book that when they are taking the sections of the stem, root and leaves, they directly say anatomy. No, that is your histology. हिस्टोलॉजी में अपन सेक्शन काटेंगे और उसके अंदर आंतरिक संरचना को देखते हैं। ओके, नाउ इस चैप्टर के अंदर बेसिकली देखा जाए तो दे हैव टॉक्ड अबाउट द प्लांट टिश्यू, यानी कि पादप ऊतक के बारे में इन्होंने बात करी है। सो दिस इज योर प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हम लोग पादप ऊतक कहते हैं। अब बात चलती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू, कि ऊतक की क्या परिभाषा है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान होता है, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। यानी कि आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड योर टिश्यू। टिश्यू शब्द ग्रू के द्वारा दिया गया था। टर्म बाय ग्रू किसने दिया था? ये ग्रू ने दिया था। ओके, अब जूलॉजी के अंदर आप देखोगे तो उन्होंने एक वर्ड का अंतर दे रखा है, अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर स्पेस इज कॉल्ड योर टिश्यू। ये फर्क है जूलॉजी और बॉटनी की परिभाषा में एनसीईआरटी में। प्लांट किंगडम के अंदर टिश्यू शब्द ग्रू ने दिया था और जूलॉजी के अंदर दिया था बायचैट ने, BYCHAT, बायचैट ने दिया था। तो जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम राइटिंग हियर बायचैट इन जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर बायचैट ने टिश्यू शब्द का उपयोग किया था। ओके, नाउ प्लांट टिश्यू जो होता है वह, तो परिभाषा, पहली चीज आपको क्या सीखनी है इसके अंदर? परिभाषा, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड वर्ड ऑन द बोर्ड, so simply you should listen the lecture, point out the point that what you have to study. So first you have to study the definition of the tissue. पहले परिभाषा ऊतक की मालूम होनी चाहिए। प्लांट टिश्यू जो होता है, इसको यदि आप देखोगे तो ये दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। दे आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन, यानी कि लगातार विभाजन करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड।
खत्म। और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक, ये डू नॉट डिवाइड, बात खत्म। जिनके अंदर डिवीजन हो रहा है उसको अपन बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतिकी, और जिनमें डिवीजन नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्थायी ऊतक। डन। हम पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। इनको कई बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। तो पहली बात तो ये सीखनी चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं दे आर वेरी थिन वॉल्ड, पतली कोशिका भित्ति की बनी हुई होती हैं। डिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्म होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। इनके बीच में ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, अंतरकोशीय स्थान, नेग्लिजिबल होता है, और rather you can say it is absent. Okay, so this is your मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन डिफरेंट बेसिस, यानी कि अलग अलग आधार पर किया गया है, डिफरेंट बेसिस, जैसे कि पोजीशन के आधार पर किया है, फंक्शन के आधार पर किया है, प्लेन के आधार पर किया गया है। हमारी किताब के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन लोगों ने दे रखा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी कि स्थिति के आधार पर, ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। तो हम जो है इसको 3 में बांटते हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शीर्ष विभज्योतक। अब शीर्ष विभज्योतक जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम जो होगा, वो आपका स्टेम के टॉप पर भी मिलेगा और रूट के टॉप पर भी मिलेगा। इसके लिए एक डायग्राम उन लोगों ने अपने को दे रखा है कि यदि वो स्टेम का है एपिकल मेरिस्टेम, तो डायग्राम उन्होंने अपने को ये वाला दे रखा है। ये जो आपको याद करना चाहिए, डायग्राम लेबलिंग हमेशा याद करो। ये उन्होंने दे रखा है लीफ प्राइमोर्डिया, यानी कि आद्य पर्ण, ये आपका शूट अपेक्स होता है, प्ररोशीर्ष, और ये आपका जो है एक्सिलरी बर्ड को शो करता है, शीर्षस्थ कलिका को शो कर रहा है। अब पर बात करते हैं रूट, ये स्टेम अपेक्स हो गया तुम्हारे पास में। अब रूट अपेक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये रहा मेरे पास में रूट अपेक्स। रूट अपेक्स के लिए उन्होंने अपने को ये वाला डायग्राम दे रखा है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल सिलेंडर, फिर इसके बाहर उन्होंने जो जोन दिया है वो दिया है कॉर्टेक्स, और फिर ये दिया है उन्होंने अपने को प्रोटोडर्म, और इसके आगे होती है कौन, रूट कैप। यहाँ पर कि रूट कैप को पैदा करने वाले इनिशियल्स, कैप इनिशियल्स जिसे हम लोग कहते हैं, वह उपस्थित होते हैं, और ये हमारा जो है रूट कैप होता है। ओके। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो हमको टॉप पर मिलता है, चाहे वह रूट हो या शूट हो। ओके। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं कि ये हमारे पास में शूट अपेक्स आया, ये रहा। इसमें इस जगह पर लगातार अपेक्स पर कोशिकाएं विभाजन करती हैं, जिसको कि हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, शीर्ष विभज्योतक। एपिकल मेरिस्टेम का जो फंक्शन होता है वो देखा जाए तो प्राइमरी ग्रोथ होता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हो गया प्राथमिक वृद्धि, और प्राथमिक वृद्धि में क्या होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, दैट इज इंक्रीज इन द लेंथ इज देयर। अभी दूसरा इंटरकैलरी, जिसको हम लोग अंतर्वेशी कहते हैं, अंतर्वेशी कहते हैं। हुआ क्या, ये अपेक्स पहले यहाँ था, बाय द वे, ये यहाँ पर था, ये रहा, ये अपेक्स पहले यहाँ पर था। अब धीरे धीरे ये विभाजन करता गया,
और पीछे कुछ चकते पैचेस छोड़ता गया। ये रे, ये चकते हैं और ये भी आपका चकता है। ऐसे पीछे ये कह दीजिए औलादे छोड़ता गया। इसी को हम लोग इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, ये वाले। तो मैंने बोला भाई साहब इनके बीच में क्या होगा? कि सर इनके बीच में वो टिश्यू होगा जो डिवाइड नहीं करता, और जो डिवाइड नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो इनके बीच में आपको परमानेंट टिश्यू मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि नीट के अंदर ये लोग पूछते हैं। हालांकि शायद पहले भी बात हो चुकी है कि गाय, भैंस, बकरी जो हर्बीवोरस होते हैं वो घास को चर लेते हैं। जैसे ये घास है और इस घास को गाय ने चर लिया, ये गाय रही, तो घास को उखाड़ उखाड़ के तो खाती नहीं है। उसने कौन सा पार्ट खाया? एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि ये वाला खाया। वर्षा ऋतु में हर्बीवोरस शाकाहारी जंतुओं के घास चरने के बाद में वो और अधिक घनी हो जाती है। तो पूछते हैं वो कौन सी ऊतक के कारण होती है? तो आंसर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण वह घास जो होती है वह और अधिक घनी हो जाती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम वास्तव में किसका भाग है? एपिकल मेरिस्टेम। इसी की तो औलादे पीछे चकते के रूप में छूट गई। आया समझ? आप ये देखो दूसरा एग्जाम्पल, गार्डन के अंदर, बगीचों के अंदर माली जो होता है वह बड़ी कैंची से ऊपर ही ऊपर छटाई कटाई करता रहता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रूनिंग। तो कौन सा ऊतक काट रहा है? वो एपिकल मेरिस्टेम। देन दे बिकम मोर डेंस, वो और अधिक घनी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अंतर्वेशी विभ्योतक के कारण ये होती है। अब अपन बात कर रहे हैं तीसरे की। तीसरा जो है वो हमारा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि पार्श्व विभ्योतक। ये एक्चुअली ये लोग ऐसे बताते हैं यहां पर बेटा, ऐसे साइड के अंदर, लेकिन अब इसको मतलब ये थोड़ी हुआ कि यहां और यहीं होते हैं, नहीं। जैसे मैंने तौलिया लपेट लिया तो वो पूरा टिश्यू हो गया गोल, अब उसका सेक्शन अपन काटेंगे तो यहीं तो दिखेगा तौलिया। वही बात यहां पर भी है। तो ये आपका कौन सा टिश्यू हो गया? लेटरल मेरिस्टेम हो गया। अब लेटरल मेरिस्टेम की हम जब बात करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। शीर्ष विभ्योतक जो होता है वह शीर्ष वृद्धि के लिए या प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि हमारा लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभ्योतक जो होता है वह सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसमें क्या होता है? तने का जो व्यास होता है वह बढ़ जाता है, ये व्यास बढ़ गया। आगे समझ रहे? तो लेटरल मेरिस्टेम किसके लिए उत्तरदायी है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। प्राइमरी मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वह प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जाम्पल जो है लेटरल मेरिस्टेम के कौन से हैं, तो आप लिख दो सारी कैम्बियम, ऑल कैम्बियम, सारी एधाएं, चाहे वह इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो, फेसिकुलर कैम्बियम हो या कॉर्क कैम्बियम हो, जो अपन सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर व्यास में वृद्धि होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टेम उत्तरदायी होता है? तो आंसर होता है लेटरल मेरिस्टेम। ओके, बढ़िया। आगे अब ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समाप्त होता है। कोई ज़्यादा चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है नीट को क्रैक करने के लिए। उसके लिए आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए और जो लिखा है केवल उसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनको 45 क्वेश्चन से छांटने हैं। बॉटनी में 45, जूलॉजी के अंदर ना। परमानेंट टिश्यू की बात करने जा रहा हूं। परमानेंट टिश्यू को अध्ययन की सुविधा के लिए दो में बांटा है।
एक कहलाता है सिंपल टिश्यू यानी कि सरल ऊतक, और एक कहलाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल ऊतक। तो ये जटिल ऊतक हमको मिल गया। ओके, अब सिंपल टिश्यू में क्या होगा? ओनली वन टाइप ऑफ सेल, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी। ये कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है, या 3 प्रकार का अपन लोग ले लेते हैं, 3 टाइप्स। इनमें से सबसे पहले मैं पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक के बारे में बात करने जा रहा हूं। मृदुल मीन्स सॉफ्ट। पहली बात तो ये सीखो कि इट इज द बेसिक टिश्यू, यानी कि मूलभूत ऊतक यही है, क्योंकि इसी से सारे ऊतकों के टिश्यू की उत्पत्ति होती है। ओके, इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड, जस्ट लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पतली भित्ति वाली, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, सुस्पष्ट केंद्रक, प्रोमिनेंट कोशिका द्रव्य, सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ओके, तो पैरेन्काइमा बेसिक टिश्यू है। फिर इसकी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है। इसको यदि अपन देखें तो यदि इसके अंदर क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल, तो फिर ये क्या कहलाएगी? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा। अब क्लोरोफिल आ गया बेटा, तो फंक्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। यानी कि इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। अगर इसके अंदर वायु गुहिकाएं मिल गई, एयर कैविटीज मिल गई, तो उसको हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। ये किस में मिलेगा? उन पौधों में जो तैरते हैं। जो तैरने वाले पौधे कौन से होते हैं? जलोद्भिद, यानी कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर। तो एग्जाम्पल क्या हुआ? हाइड्रोफाइट्स में मिलेगा। अब हमारे पास में आता है ईडियोब्लास्ट। ईडियोब्लास्ट क्या होते हैं? जब पैरेन्काइमा में डेड मटीरियल जमा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ये तो इडियट हो गया, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? ईडियोब्लास्ट रख दिया गया। ओके, अभी दूसरे प्रकार का टिश्यू जो मैं बात करने जा रहा हूं, तो मेन फंक्शन जो है मृदुतक का क्या हुआ? स्टोरेज ही तो हुआ, फोटोसिंथेसिस भी किया, तैरने में भी मदद करी, सिक्रीशन भी करता है। तो फंक्शंस यू शुड लर्न कि पहला कौन सा हुआ? स्टोरेज। दूसरा कौन सा हुआ? फोटोसिंथेसिस। तीसरा कौन सा हो गया? सिक्रीशन। ये फंक्शंस याद कर लेने चाहिए। अब हम लोग कोलेन्काइमा के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज योर कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा को यदि आप देखोगे तो ये कैसे बनता है? पैरेन्काइमा प्लस सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन के जमने के कारण। तो कैसे जमता है ये, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये पैरेन्काइमा तो मैं कह चुका हूं, ये बेसिक टिश्यू होता है, इसी से अब कोलेन्काइमा बनेगा। ये रहा, इनके अंतरकोशीय स्थान के अंदर, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये रही, इसके अंदर यदि ये जमा हो जाता है तो ये कोलेन्काइमा बन जाता है। कोलेन्काइमा जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, लचक प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो फंक्शन क्या हुआ? टेंसाइल स्ट्रेंथ देना। आ गया समझ? लचक के लिए उत्तरदायी होता है। अब आप देखो कि
ये कॉलेनकाइमा जो होता है ये डाइकॉट के अंदर तो उपस्थित होता है, लेकिन मोनोकॉट के अंदर नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनस होता है, इधर ये प्लस होता है। तभी तो एक बीजपत्री सीरियल्स होते हैं, सारे अनाज की फसलें होती हैं, खेतों के अंदर ऐसे लहरा रही होती हैं। अगर बहुत तेज आंधी आती है तो सारी की सारी फसल यूं चौपट हो जाती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिंग हो गई, हिंदी में बोलते हैं उसका पतन हो गया। मैंने उस फसल को जाके बोला भाई उठ क्यों नहीं जाती है, कि सर मेरे अंदर कॉलेनकाइमा ही नहीं है। इसका मतलब मोनोकॉट के अंदर आपको कॉलेनकाइमा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो पेरेन्काइमा प्लस सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज या पैक्टिन अगर जमा हो जाता है। अब मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो ये लोग पूछते हैं कि कॉलेनकाइमा को लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहा गया है, यानी कि जीवित यांत्रिक ऊतक कहा गया। यांत्रिक ऊतक तो वास्तव में देखा जाएगा तो अभी अपन पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। ये है तुम्हारा कॉलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण ऊतक, जो कि मोनोकॉट के अंदर अनुपस्थित होता है, इसलिए अनाजों के अंदर पतन जो होता है वो इसकी एब्सेंस के कारण हो। डाइकॉट के अंदर और पेड़ है, पेड़ की तो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, आंधी आई ये झूम के वापस यूँ हो जाएगा। वो तो मैंने कहा यार तेरे तो बड़े मजे आ रहे हैं कि सर मेरे पास में कॉलेनकाइमा है। ओके, नाउ ये पेरेन्काइमा हो गया। उसके अंदर जब ये जमा हो गया पेरेन्काइमा सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज, वो कॉलेनकाइमा बन गया। कभी कभी कॉलेनकाइमा में क्लोरोफिल जमा हो जाता है, जैसे डाइकॉट स्टेम के अंदर क्लोरोफिल जमा हो गया, तो फिर वो क्लोरोफिल आएगा तो बेटा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, सीधी सी बात है। तो मेन फंक्शन तो कॉलेनकाइमा का क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेंथ देना। दूसरा फंक्शन इसका क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। ओके, ये रहा हमारे पास में कॉलेनकाइमा। अब अपन तीसरे प्रकार का टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरे प्रकार का जो टिश्यू है उसको हम लोग दृढ़ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कहते हैं। ये हमारे पास में थर्ड कैटेगरी का स्क्लेरेनकाइमा होता है। उसमें क्या होता है, ये री सेल्स। बेसिक टिश्यू कौन है, मृदुतक पेरेन्काइमा। अब ये बेचारी जीवित कोशिकाएं थी, धीरे धीरे क्या हुआ, इन कोशिकाओं के अंदर एक सब्सटेंस जमा होने लगा, ऐसा यूं यूं ऐसे। मैंने कहा भाई साहब आप कौन हो, कि सर हम लिग्निन है। तो पेरेन्काइमा के अंदर कौन डिपॉजिट हो गया, तो आंसर हुआ लिग्निन। और लिग्निन जब जमा हो जाता है तो प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है, और ये हमारा टिश्यू जो है मृत हो जाता है। तो स्क्लेरेनकाइमा कैसा टिश्यू है, तो आप बोलोगे डेड टिश्यू है। ओके, अब कभी कभी अब इसका डिपोजिशन जो होता है बेटा अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि मैं अगर इसको लेता हूं ऐसे ऐसे जमा किया, जिसको बोलते हैं उत्केंद्रीय, इसेंट्रिक कहते हैं, हो गया। कभी कभी तारे की आकृति का जमा हो जाता है, ये हो गया, जिसको एस्टेरॉइड कहते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब आप हो कौन, इसने बोला कि सर आप हमको स्क्लेरिड कह दो। क्या कह दो आप हमको, स्क्लेरिड। क्वेश्चन अब बनता है, चीकू खाते हैं अपन सपोटा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको अपन चीकू को सपोटा। क्या आपको याद है कि चिंगम जो आप लोग खाते हैं बच्चे लोग, वो किससे बनती है, चीकू से बनती है। उसका दूध जो होता है लेटेक्स, उससे वो बनाते हैं। अमरूद खाया, चीकू खाया, कोई फल खाया, बीज खाते हैं या उसको अपन पीस देते हैं मुंह के अंदर दांतों से कई बार। तो चीकू के अंदर, अमरूद के अंदर जो बीज होते हैं उनके अंदर ग्रिटीनेस यानी कि किरकिराटपन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो आंसर होता है स्क्लेरिड के कारण होता है। नाउ दीज स्क्लेरिड्स दे मे गेट मॉडिफाइड इनटू द टू थिंग्स। एक कहलाएगा ट्रैकीड, वाहिनी। ये कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। इनके अंदर ये छिद्र पाए जाते हैं जिनको अपन लोग पिट कह सकते हैं।
इसी के अंदर कभी कभी छिद्र के द्वारा जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो अंदर एंटर हो जाता है, या पेरेन्काइमा एंटर हो गया तो ये वुड जो होती है वो इम्परमिएबल हो जाती है, लकड़ी जो है अपारगम्य हो जाती है। तो ये होगी तुम्हारी ट्रैकीड। दूसरा होता है हमारे पास में वेसल। वेसल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वाहिका। यहां से क्वेश्चन बनता है, हालांकि अपनी एनसीईआरटी बोलती है कि ट्रैकीड एंड वेसल्स आर द मेन कंडक्टिंग यूनिट, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि ट्रैकीड और वेसल में से भी सबसे अधिक कौन मेन कंडक्टिंग यूनिट होता है तो आंसर जाएगा वेसल। तो दिस इज योर मेन कंडक्टिंग यूनिट। लेकिन ये जो पोर्शन मैंने बता दिया वो अपन उसकी जगह पर ले लेते हैं फाइबर। ये जाइलम के अंदर बनेगी बेटा, वेसल्स के अंदर। ओके, इसके अंदर अपन जाएंगे फाइबर्स के अंदर, ट्रैकीड्स एंड फाइबर्स। और फाइबर्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ये दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक कहलाते हैं ट्रू फाइबर और एक कहलाते हैं फॉल्स फाइबर। ट्रू फाइबर कौन से होते हैं? फ्लोएम फाइबर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं अपन लोग? फ्लोएम फाइबर्स को बोलते हैं। और फॉल्स फाइबर कौन सा होता है? कॉटन फाइबर, जो कि काय का बना होगा? सेल्यूलोज का। इसका मतलब ट्रू फाइबर जो होते हैं वह लिग्निन के बने हुए होते हैं। अब ट्रैकीड में मुझे एक बात और याद आई कि ट्रैकीड कई प्रकार के होते हैं। एस्ट्रोस्क्लिड्स होता है, मैक्रोस्क्लिड्स होता है, प्रॉप सेल्स वगैरह जो होती हैं, रॉड सेल्स वगैरह जो होती हैं। कुछ स्क्लिड्स आपको बीजों के आवरण में मिलेंगे, कुछ स्क्लिड्स आपको चाय की पत्तियों की एपिडर्मिस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो स्क्लिड्स होते हैं वो भी कई प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं, जो कि दो रूपों में मिलते हैं, ट्रैकीड्स एंड फाइबर्स। ये हो गया तुम्हारे पास में स्क्लेरेन्काइमा। अब बात चली कि स्क्लेरेन्काइमा जो डेड टिश्यू है, इसको क्या कहेंगे? डेड हो गया ये, मान ली मैंने बात। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? मेन फंक्शन जो होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, यानी कि यांत्रिक शक्ति को देना। आ गया? कौन सी शक्ति को? यांत्रिक शक्ति को देना। ओके, चलो अभी अपन ने सिंपल टिश्यू में पेरेन्काइमा पढ़ा, कोलेन्काइमा पढ़ा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा। पेरेन्काइमा बेसिक टिश्यू, कोलेन्काइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल टिश्यू। इनमें से जीवित कितने हैं? दो। स्क्लेरेन्काइमा जो है उसमें तो लिग्निन जमा हो गया था अंदर, तो मर गया वो। तो पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा ही तो बच्चा जीवित बन सकता है। क्वेश्चन, बी केयरफुल। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पेरेन्काइमा जो हमने पढ़ा उसके अंदर आइडियल साइड्स जो होती है वो 14 होती हैं। टेट्राकाइडेकोहेड्रल्स को अपन लोग कहते हैं। चलिए बता देता हूँ, वैसे ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो पेरेन्काइमा ऊतक जो होता है, मृदूतक, उसके अंदर आइडियल साइड कितनी आदर्श सतह होती हैं? तो आंसर होता है 14 साइड होती हैं। और इसको अपन लोग बोलते हैं टेट्राकाइडेकाहेड्रल। ओके, कमान। अब अपन बात करेंगे दूसरे टिश्यू की। दूसरा टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितनी प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितनी चीज़ों से बना होता है? ये 4। कौन कौन होती हैं वो? जाइलम, पेरेन्काइमा। और ये किसका बना होता है? इसमें भी 4 होते हैं फ्लोएम में। उसमें एक हो गया तुम्हारे पास के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा।
ओके, अब आता है हमारे पास में नंबर 2 ट्रैकीड, नंबर 3 वेसल, नंबर 4 जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। देखिए अभी हमने स्केलेट बनाया था, 2 रूपों में मिल गया था, ट्रैकीड और फाइबर्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो ये भी डेड हो गया, ये भी डेड हो गया, ये भी डेड हो गया, क्योंकि तीनों के अंदर क्या चीज़ है, लिग्निन है। तो ये हमारा जाइलम पेरेन्काइमा ही जीवित बचा। एक बार क्वेश्चन आया था कि जाइलम के अंदर कितने जीवित यानी कि लिविंग कंपोनेंट होते हैं, तो आंसर इज 1। अब इधर आया, इधर में गया तो इसके अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा तो होता ही है, कंपेनियन सेल्स हो गई, सीव ट्यूब हो गई, चार्ली नलिका, और चौथी चीज हो गई हमारे पास में फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अब आप बताओ कि इसके अंदर लिविंग कितने होंगे फ्लोएम के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जाइलम के अंदर तो एक ही लिविंग था, 3 मरे हुए थे। चलो साहब, इसकी बात कर रहे हैं अपन फ्लोएम की। फ्लोएम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये भी जीवित है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। हालांकि सीव ट्यूब छिद्रित हो जाती है लेकिन फिर भी उसको जीवित माना जाता है। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड है। इसका मतलब फ्लोएम के अंदर 3 लिविंग है और 1 नॉन लिविंग होता है। ओके, अब जाइलम के अंदर जो वेसल्स होती हैं, हमने क्या पढ़ा, जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ये हमारे पास में जाइलम है जिसके अंदर जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा आपका दृढ़ ऊतक नॉन लिविंग है। फिर आया हमारे पास में ट्रैकीड, और आया हमारे पास में वेसल। वेसल को मेन कंडक्टिंग यूनिट माना गया है, कंडक्टिंग यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म का क्वेश्चन बनता है यहां से भी। एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर क्या है, तो आप कहोगे प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होता है, यानी कि वाहिकाओं की उपस्थिति। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर कि सारे एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल्स होते ऐसे कोई जरूरी नहीं है। वी हैव गॉट विंट्रेसी, वी हैव गॉट टेट्रासेंट्रेसी, वी हैव गॉट ट्रोकोडेंड्रेसी। सभी के अंदर, इन तीनों फैमिलीज के अंदर वेसल्स नहीं होती है, जबकि ये एंजियोस्पर्म में आते हैं। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं होती है, नो वेसल्स। लेकिन फिर भी वही बात आ गई, एक्सेप्शन तो होगा। तो एक्सेप्शन कौन हो गया, अपवाद कौन हो गया, आखिरी गण मैंने बताया था आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं नीटेलीज। ओके, जिसका ओव्यूल बाइटैगमिक था। अब हम बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम जो है उसमें 4 कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा ये तो दृढ़ता प्रदान करेगा, मैकेनिकल टिश्यू। पेरेन्काइमा स्टोरेज और सिक्रीशन का काम करेगा। मेन तो कौन हुए हमारे पास में, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब। इन चारों में से भी फ्लोएम क्या करता है, इट कंडक्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, भोजन का संवहन करता है। और जाइलम क्या करता है, इट कंडक्ट मिनरल सॉल्ट एंड वाटर, यानी खनिज लवण एवं जल का संवहन करता है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर बता के दिखा रहा हूं। ये छिद्रित नलिकाएं हैं, ये रही, ठीक। इनको हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब, हिंदी में कहते हैं चालनी नलिका, जो कि जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। तो आपने बोला सर
अभी तो आपने बताया कि सीव ट्यूब जो है फ्लोएम की मेन समवनी इकाई, मेन कंडक्टिंग यूनिट होती है। ये रही मेन कंडक्टिंग यूनिट। फिर आपने पूछा कि सर जिम्नोस्पर्म में तो सीव ट्यूब होती ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब नहीं होती है, तो उसके स्थान पर सीव सेल्स आ जाती हैं, जिसको हम लोग चालनी कोशिका कहते हैं। ओके, तो ये जिम्नोस्पर्म का पॉइंट हो गया हमारे पास। अब ये सीव ट्यूब जो होती है, चालनी नलिकाएं जो होती हैं, एक प्लेट में से होकर गुजरती हैं। ये रही, जो कैसी होगी, छिद्रित होगी। तो इस प्लेट को अपन क्या बोलेंगे, चालनी पट्टिका, यानी कि सीव प्लेट कहेंगे। और फिर ये ऐसे निकलना शुरू हो जाएगी। ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है सीव प्लेट, ध्यान रखना, ऐसे नहीं होती, बिल्कुल ऐसी टेढ़ी होती है। ये रही। अब क्या हुआ कि सीव ट्यूब से मैंने पूछा, मैंने कि तुम तो छिद्रित हो, और मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि यू आर द मेन कंडक्टिंग यूनिट ऑफ फ्लोएम, तो भोजन तो छेदों में से निकल जाएगा ना। तो उसने बोला कि सर हमारे को सहायता करने के लिए बगल के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। कंपेनियन सेल्स, सहकोशिका क्या कहलाएगी बेटा, ये सह कोशिका कहलाएगी। मैंने इसको सह क्यों कहते हैं कि सर देखो, एक छिद्रित पाइप में आप मुंह में पानी भरकर धीरे धीरे प्रेशर लगाओ, तो वो क्या होगा, अगल बगल छिद्रों में से पानी निकलने लगेगा। लेकिन अगर आपने मुंह में भरे हुए पानी को उस छिद्रित नलिका में तेजी से डाला तो सीधा चला जाएगा। इसका मतलब आपका मुंह किसका काम कर रहा है, कंपेनियन सेल्स का। तो मैंने कंपेनियन सेल्स से पूछा कि भाई व्हाट इज योर फंक्शन, तो उसने बोला टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, और ये जीवित होता है। और इसी के कारण आपकी सीव ट्यूब भी क्या होती है, जीवित। तो मैंने सीव ट्यूब पर जीवित बताया, कंपेनियन सेल जीवित हो गई, पैरेन्काइमा जीवित ही होता है। 3 लिविंग कंपोनेंट होते हैं और 1 मृत कंपोनेंट होता है। अब इसके अगल बगल मैंने आपको ये सेल्स बनाकर दिखाई, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, अब फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात कर रहा हूं, जो मोनोकॉट में एब्सेंट होती है। एब्सेंट इन, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सेंट इन मोनोकॉट। कौन कौन, एक तो ये होती है कौन, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कॉलेनकाइमा नहीं होता, तभी तो पतन हो गया था फसल का। तो ये पैरेन्काइमा भी नहीं होता और कॉलेनकाइमा भी नहीं होता और पैरेन्काइमा भी नहीं होता। किस में नहीं होता, मोनोकॉट के अंदर। अब हमारे पास में बचा कौन, सिगरेट, बंदी हो गया, नहीं चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स,
हम लोग जो है फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, और फ्लोएम जो होता है उसका मेन फंक्शन जो होता है इट इज़ कंडक्शन ऑफ द फूड, यानी कि भोजन के संवहन करने का कार्य होता है। ये 4 कंपोनेंट थे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब मैं आपको बताने जा रहा था फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ये रहा स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स को डबल वॉल से शो करते हैं बॉटनी के अंदर। सो दिस इज योर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अब ये जो सी प्लेट होती है, इसको अगर अपन देखें, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है मोनोकॉट में अनुपस्थित होता है, साथ में उसमें कोलेनकाइमा भी नहीं होता है सिंपल टिश्यू का। इसकी जो सी प्लेट होती है उसके अंदर ये छिद्र होते हैं, ये रे, इनको हम लोग बोलते हैं सीव पोर। इनके अंदर जब कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है तो ये सी प्लेट जो होती है बंद हो जाती है। अब फ्लोएम से भोजन सीव ट्यूब से यहाँ नहीं जाता है, वो इम्परमिएबल हो जाती है। ये पॉइंट हमारा बच रहा था जो हमको फ्लोएम के अंदर बताना था। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीव ट्यूब होती है उसके स्थान पर सीव सेल्स पाई जाती हैं, और कंपेनियन सेल्स के स्थान पर इन जिम्नोस्पर्म वी हैव एल्बुमिनस सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्बुमिनस सेल्स देखने को मिलती हैं। बात समझ आ गया? ये हमारा टिश्यू खत्म हो गया, जिसमें हमने सिंपल टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करी। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे टिश्यू सिस्टम का, जो कि अगले लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूंगा, और उसके बाद में अपन लोग बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की। ओके, थैंक यू।